गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्पेशली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, ये चारों इफेक्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंट हम रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे रिएक्शन मैकेनिज़्म का कॉन्सेप्ट तो अभी अपने को आगे स्टेप बाय स्टेप किसी न किसी फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन किसी भी रिएक्शन मैकेनिज़्म को समझने से पहले, जानने से पहले अपने को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने को आज सीखना है। सबसे पहले देखिए, जैसा कि हम लोग किसी रिएक्शन को लिखते हैं कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन ये सिचुएशन ऐसे इंस्टेंट नहीं होती। पहले कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है तो इसको हम लोग सबस्ट्रेट का नाम देते हैं या इसको रिएक्टेंट का नाम देते हैं। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ कोई न कोई ऐसी स्पीसीज़ जो इस पर अटैक करेगी, ये या तो नेगेटिव चार्ज हो सकती है या पॉजिटिव चार्ज हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है, डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डिमांड क्या है या उस अटैकिंग स्पीसीज़ का नेचर कैसा है। तो अटैकिंग स्पीसीज़, अटैकिंग एजेंट अटैक करने के बाद बीच में एक इंटरमीडिएट कंडीशन बनाते हैं। अब ये इंटरमीडिएट कंडीशन बनने के बाद इस केस में न तो रिएक्टेंट हमारा रह जाता है, न तो प्रोडक्ट बनता है। उनके बीच का एक स्टेज के लिए डेवलप होता है। ये इसकी स्टेबिलिटी थोड़े टाइम के लिए किसी की कम हो सकती है, किसी की थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, इतना गैप आ सकता है। और फिर इंटरमीडिएट से हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। और हो सकता है कि कुछ स्पीसीज़ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब मेन जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसको हम प्रोडक्ट मान लेते हैं, और कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर बन सकते हैं। तो इसी की पूरी डिटेल स्टडी जो है उसी को हम रिएक्शन मैकेनिज़्म का नाम देते हैं। तो थोड़ा सा डेफिनेशन की बात आपके सामने कर लूँ। द डिटेल्ड स्टडी ऑफ स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रिएक्शन, जो स्टेप स्टेप हमारा रिएक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है। एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी का जो एक्सचेंज हो रहा है बॉन्ड को ब्रेक करने में या बॉन्ड के बनने में। एंड द डिटेल्ड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टेप्स, जो अलग अलग इतने स्टेप्स वाइज हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। व्हेन रिएक्टेंट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। ये रिएक्शन मैकेनिज्म की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। द डिटेल्ड स्टडी ऑफ स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड द डिटेल्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड for the steps when a reactant is transformed into the product is called reaction mechanism। अब इसको रिएक्शन मैकेनिज़्म को पढ़ने के लिए रियल में जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है, ये अलग अलग रिएक्शन के क्या मैकेनिज़्म बनेंगे, ये अलग अलग कह सकते हो कि टॉपिक के साथ डिस्कस होंगे। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ने के लिए हमें बेसिक किस चीज़ की नीड है वो अपने को इस टॉपिक के साथ डिस्कस करना है। तो हम पहले उस टॉपिक की तरफ चलेंगे। बड़े स्टेप जो भी हैं, जो सिंपल कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इजी हैं, आप लोग अच्छे से इनको समझना करना। सबसे पहले देखा जाए, हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन की बात करेंगे कि बॉन्ड के ब्रेक होने के क्या तरीके हैं, बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है। द फिशन ऑफ बॉन्ड्स टेक्स प्लेस इन टू वेज, दो तरह से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। पहला देखिए होमोलिटिक फिशन, नाम का मतलब है होमो, होमो का मतलब सिमिलर से है, और लिटिक का मतलब यहाँ पर लिसिस से है, ब्रेक होने से है, और फिशन तो स्पेशली नाम है ही है। इन होमोलिटिक फिशन द क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट ईच एटम रिटेन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर बाय होमोलिटिक फिशन। यहाँ पर देखना स्पेशली, और होमोलिटिक फिशन से होता क्या है कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब होता है कि ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल होते हैं
और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देता है। इन होमोलिटिक फिशन द क्लीवेज का मतलब ब्रेक होने से है, क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट ईच एटम रिटेन्स वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर। बाई होमोलिटिक फिशन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। अब जैसे आपके सामने देखा रखा, मान लो कोई हाइपोथेटिकल मैंने एक मॉलिक्यूल सेलेक्ट कर रखा है ए बी। अब इसमें देखा जाए ए और बी ने वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बनाया। अब जब होमोलिसिस होगी तो इस बी को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ए को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो जो मैं एरो लगा रहा हूँ, देखो ये सिंगल हेड की एरो लगा रहा हूँ, दोनों साइड में मैंने सिंगल हेड की एरो लगाई है। जहाँ वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वहाँ पर सिंगल हेड एरो, और जहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वहाँ पर डबल हेड एरो में लगाऊंगा। तो अब इसमें देखा जाए होमोलिटिक फिशन होगा तो ए को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, बी को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो अब ये न्यूट्रल तो है, ये एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, ये तो हमने हाइपोथेटिकली माना है। तो इस केस में इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इनको हम इस न्यूट्रल स्पीसीज़ को फ्री रेडिकल्स का नाम देते हैं। अब जैसे देखो एक बेंजॉइल पेरोक्साइड है, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, C6H5CO। अब ये इसको हीट दिया जाए या लाइट दिया जाए तो पहले O और O के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन, तो केवल वन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मिलेंगे शेयरिंग वाले, इसलिए सिंगल हेड की एरो मैंने बनाई है। अब यहाँ पर देखिए C6H5CO और O, ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसी रिस्पेक्ट में ये बॉन्ड देखा जाए जो कार्बन कार्बन के बीच में बना है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस फिनाइल ग्रुप को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएगा। चूँकि इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ऑक्सीजन के पास पहले से था, दोनों मिलकर के यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर CO2 बन जाएगा और ये फिनाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा C6H5 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये फिनाइल फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाएगा। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री का हमारा फ्री रेडिकल टर्शियरी, जिसको 3 डिग्री नाम देते हो। ये कार्बन आपको 3 डिग्री का दिख रहा है, फिर देखो 2 डिग्री का है, फिर इथाइल का है और सबसे लास्ट में मिथाइल का है। तो ये हमारे स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में इन्वर्स रिलेशन है। स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी रिएक्टिविटी उतनी कम आएगी, ये हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये तो रही। और अगर इनके कह सकते हो कि इनकी स्टेबिलिटी को अगर हमें एक्सप्लेन करना पड़े तो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी डेवलप होगी। इसी तरह से इसी रिस्पेक्ट में हेट्रोलिटिक फिशन की बात मैं करना चाहूँगा, नाम से ही क्लियर है। अभी होमोलिसिस में क्या अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिला इनको, और हेट्रोलिसिस में कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा शेयरिंग वाला। दोज अनसिमेट्रिकल, यहाँ पर देखो ये ब्रेकिंग जो होगी अनसिमेट्रिकल होगी। दोज अनसिमेट्रिकल फिशन इन विच वन ऑफ द फ्रेगमेंट टेक बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर लीविंग नन ऑन द अदर। दूसरे पर कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वो पर्टिकुलर पार्ट एक्सेप्ट कर लेगा। बाय हेट्रोलिटिक फिशन आयंस कैटायन और एनायंस आर फॉर्म्ड। हेट्रोलिटिक से आयंस बनेंगे, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। जैसे सामने देखिए ए बी, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर ये मान लिया जाए कि बी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ए, दोनों इलेक्ट्रॉन बी को मिल जाए तो हेट्रोलिटिक फिशन से क्या होगा कि ए पर प्लस चार्ज बन जाएगा, बी पर माइनस चार्ज, क्योंकि बी को अपना इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा, साथ में ए का इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा, वो माइनस चार्ज क्रिएट कर देगा। और ए पर इसका इलेक्ट्रॉन जो कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो इस पर प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जैसे CH3Cl, अब हेट्रोलिसिस अगर होगी, हेट्रोलिटिक फिशन होगा तो इसमें क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा, ये Cl माइनस बना देगा और यहाँ पर CH3 प्लस बन जाएगा। इसको मिथाइल कार्बोकैटायन हम नाम देते हैं। मिथाइल तो इसका नाम है और कार्बन पर अगर प्लस चार्ज होता है तो कार्बोकैटायन का नाम देते हैं, तो ये मिथाइल कार्बोकैटायन इसका नाम है। और इस केस में स्टेबिलिटी का देखो ऑर्डर आगे मिलेगा अपने को। आगे हम कार्बोकैटायंस और कार्बेनाइंस और कार्बीन्स की बात थोड़ा सा कर लेते हैं, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट में अपने लिए बड़े यूज़फुल है। सबसे पहले देखिए कार्बोकैटायंस, क्या सिचुएशन हमारे सामने है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज्ड
कार्बन हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, इसी को दे रखा है इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हेटेरोलिटिक फिशन, इसको हेटेरोलिटिक फिशन से हम बनाते हैं, इसको हम कार्बोकैटायन का नाम देंगे। अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, ध्यान रखना कार्बन पर प्लस चार्ज बनेगा, हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही उस कार्बन पर अवेलेबल होगा। जैसे CH3Br, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ब्रोमीन एक्सेप्ट कर ले, हेटेरोलिसिस हो जाए, तो CH3 पर देखो प्लस चार्ज, मिथाइल कार्बोकैटायन, और Br माइनस बन जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में हम पहले 3 डिग्री 2 डिग्री की बात करें, ये देखो 3 डिग्री हमारा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर इथाइल, सबसे लास्ट में मिथाइल। यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन से ही हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 3 डिग्री में बनेंगे, या 2 डिग्री इथाइल में। इथाइल का केस पहले मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में डिस्कस भी कर रखा है, और मिथाइल में एक भी हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म नहीं बनेगा। अब इसी तरह से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कार्बोकैटायंस, काफ़ी कार्बोकैटायन को एक तरह से अरेंज कर दिया गया है ऑर्डर की स्टेबिलिटी के लिए, कभी कभार अपने को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर देखो ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है, इसमें रेजोनेंस मिलेगा क्योंकि यहाँ पर फिनाइल ग्रुप आ गया, बेंजीन न्यूक्लियस आ गया 3 डाई फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, यहाँ पर भी रेजोनेंस डेवलप होगा। फिर देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर यहाँ पर हमारा बेंजॉइल कार्बोकैटायन, फिर यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर यहाँ पर देखा जाए एलाइल कार्बोकैटायन, फिर यहाँ पर इसका हाइड्रोजन देखा जाए हमने RCCH2 ये वाला कैटायन, फिर इथाइल कार्बोकैटायन, फिर ये वाला कार्बोकैटायन, फिर फिनाइल कार्बोकैटायन, इसके बाद मिथाइल कार्बोकैटायन, और लास्ट में ये देखा जाए इथाइन के थ्रू जो कार्बोकैटायन बनेगा वो। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको भी अगर पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, अपने काम की अपने को कहीं इसकी नीड हो सकती है, स्पेशली कम्पिटिटिव क्वेश्चंस करने के लिए। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रिएक्टिविटी, वही सेम केस, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी रिएक्टिविटी उतनी ही कम आएगी। तो अगर आज हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिखा रहे हैं, अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए तो ये ऑर्डर एकदम रिवर्स हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा इसमें। अब इसके बाद देखो कार्बन आयन, इसी का उल्टा होगा, ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। अ कार्बन आयन में बी डिफाइंड एज अ स्पीसीज कंटेनिंग अ कार्बन एटम कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, दीज आर जनरेटेड बाय हेटेरोलिटिक फिशन, ये भी हेटेरोलिटिक से बनेगा, हेटेरोलिटिक फिशन से बनेगा। जैसे CH3Z, यहाँ पर हमने हाइपोथेटिकल कोई स्पीसीज लगा दी, Z इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो जब हेटेरोलिसिस होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन देखो कार्बन को मिलेगा, कार्बन पर माइनस चार्ज बन जाएगा और जेड पर प्लस चार्ज बन जाएगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका उल्टा आएगा, यहाँ देखो मिथाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, सबसे लास्ट में 3 डिग्री। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, तो रिएक्टिविटी का इसका रिवर्स होगा। एक छोटा सा पॉइंट कार्बेन्स है, बहुत नॉर्मल पॉइंट है, सिंपल सा, हमें इसकी ज़रूरत कभी कभार पड़ सकती है, अदरवाइज़ केवल नाम आपको आना चाहिए। इसमें क्या होगा, द कार्बेन्स आर रिएक्टिव न्यूट्रल स्पीसीज, ध्यान रखना न्यूट्रल है ये, इन विच कार्बन एटम हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, आउट ऑफ विच 2 आर शेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड वाले, 2 जो हैं अनशेयर्ड वाले रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। कार्बोकैटायन में भी 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन कार्बोकैटायन कैसा है, ये पॉजिटिव, ये कह सकते हो कि इस पर कार्बन पर प्लस चार्ज है, और यहाँ पर देखा जाए कोई प्लस चार्ज यहाँ पर नहीं है। जैसे CH2N2, लाइट के साथ अगर इसको हीट कर दिया जाए तो CH2 एक न्यूट्रल स्पीसीज क्रिएट हो गई, मिथाइलिन कार्बीन, और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। तो ये जो हमारे सामने सिचुएशन है ये कार्बीन की है, स्पेशली हमें कार्बोकैटायन और कार्बन आयन को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ये अपने को आना ही आना चाहिए, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ स्पेशली इस टॉपिक में। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह से आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसके आगे देखा जाए, हम थोड़ा सा अगले स्टेप पर चलेंगे, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। अटैकिंग रिएजेंट्स कितने टाइप के हैं इनकी बात करेंगे। अटैकिंग रिएजेंट्स का मतलब जो रिएक्टेंट पर या हमारे सबस्ट्रेट पर जो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें एक तो हमारा देखो फ्री रेडिकल्स आता है, जैसा कि आपको पहले से पता है, होमोलिसिस से बनता है ये फ्री रेडिकल, और ये न्यूट्रल होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगी,
तो इसको हम लोग फ्री रेडिकल्स का नाम देते हैं। पहले हम लोग होमोलिसिस के साथ इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, ये बड़े काम के टॉपिक हैं। आपको इस डेफिनेशन को तो आना ही आना है, आना ही चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें खूब पड़ती है। दीज आर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज विच आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई है कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, नाम ही इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन चाहने वाले, जिनका नेचर इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन इनका एक्सेप्ट करना है, चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करना चाहेगा? या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा सेंट्रल एटम का। तो इसलिए दीज आर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज which are deficient of electrons and can accept a pair of electron, और वे इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेंगे। अब जैसे देखो H प्लस है, H3O प्लस, Cl प्लस, CH3 प्लस, NO2 प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज आयन हैं, या यूँ कह लो जितने पॉजिटिव चार्ज आयन हैं वो कम या ज़्यादा, लेकिन सबका नेचर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का होगा। किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। इसलिए हम लोगों ने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज का ले रखा है। इसी रिस्पेक्ट में देखा जाए हम AlCl3, अब एल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 शेयरिंग से मिल जाएंगे, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाएगा। एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन का पेयर और चाहिए, तो अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है। BeCl2 में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, BF3 में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। SO2 में सल्फर का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन इसके पास d ऑर्बिटल है वैकेंट, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ये सब के सब स्पीसीज न्यूट्रल हैं, लेकिन इनका नेचर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का है, तो इनको हम इलेक्ट्रोफाइल का नाम देंगे। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, ये जरूर आप ध्यान में रखना, ऑफ एसिड्स एंड बेस, इलेक्ट्रोफाइल्स बिहेव एज लुईस एसिड। लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड क्या होते हैं? दोज स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। लुईस बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर या लूज इलेक्ट्रॉन पेयर। तो उस बेसिस पर देखा जाए जितने इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये सब लुईस एसिड हैं, या जितने लुईस एसिड हैं सब इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, या आप आइडिया लगा सकते हो। न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ बढ़ना चाहूँगा मैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे समझना। दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीसीज। ध्यान रखना, दीज आर नेगेटिवली चार्ज, या तो इन पर माइनस चार्ज है, और न्यूट्रल, लेकिन न्यूट्रल तो हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीसीज हैं, कंटेनिंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कह सकते हो कि इनमें कम से कम एक लोन पेयर अवेलेबल होगा और वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकते हैं। जितने नेगेटिव चार्ज जहाँ पर माइनस साइन लगी है वहाँ पर हम लोन पेयर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, ये डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से समझना। न्यूक्लियोफाइल नाम से के लिए न्यूक्लियस चाहने वाला, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव सेंटर चाहने वाला। तो पॉजिटिव सेंटर किसकी ज़रूरत होगी? या तो नेगेटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने की इसकी कैपेसिटी होगी। इसीलिए दे रखा है कंटेनिंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखिए X माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, C के ऊपर देखो माइनस चार्ज आ गया, RCOO माइनस, ये सब नेगेटिव चार्ज ये स्पीसीज़ हैं, या यूँ कह लो जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज़ हैं वो कम या ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल्स ज़रूर हैं। और जितने ये न्यूट्रल मालिक्यूल्स हैं लेकिन इनके पास लोन पेयर है, जैसे अमोनिया लोन पेयर, अमीन लोन पेयर, वाटर लोन पेयर, एल्कोहल लोन पेयर, ईथर लोन पेयर, ये न्यूट्रल स्पीसीज़ हैं लेकिन इनके पास लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ में लोन पेयर भी है, इसलिए लोन पेयर का डोनेशन ये कर सकते हैं। तो न्यूट्रल स्पीसीज़ हैं फिर भी ये न्यूक्लियोफाइल जैसा वर्क करेंगे। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, न्यूक्लियोफाइल्स बिहेव एज लुईस बेसिस। मतलब जितने न्यूक्लियोफाइल्स हैं चूँकि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेंगे, और लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस में बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं। तो ये चीज़ अपने को आनी चाहिए, मतलब ये अपना क्लियर होना चाहिए। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट और हमारा बच रहा है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लें। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस के जो टाइप हैं,
इसमें केवल नाम का गैप है, बाकी कुछ चीज़ें तो आपके इनऑर्गेनिक वाले से मिलेंगी। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम नाम देंगे। आप लोगों ने जैसे इनऑर्गेनिक में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, तो उसी डिस्प्लेसमेंट से मैच करता हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। द रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि जो ज़्यादा एक्टिव स्पीसीज थी लेस एक्टिव को उसके साल्ट से हटा रही थी, वही कंडीशन यहाँ पर आएगी। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में द रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल is replaced or substituted by different atoms or group of atoms are called substitution reaction। CH3Br NaOH के साथ अगर हमने रिएक्शन करा दिया तो इस Br की जगह पर OH सेट हो जाएगा, ये NaBr बना देगा और OH यहाँ पर देखो CH3OH मेथनॉल बन जाएगा। तो इस केस में ब्रोमीन आर सब्स्टिट्यूटेड बाई OH। तो इस केस में देखा जाए इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन का नाम देंगे। CH4 है, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, क्लोरीन से आपने रिएक्शन करा दिया। यहाँ पर भी आपको लाइट लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, लाइट या हीट। तब इससे क्या हुआ, इसका एक हाइड्रोजन देखो हट गया और वहाँ क्लोरीन आ गया, CH3Cl बना और HCl। C6H6 कंसोनेट HNO3 के साथ रिएक्शन करा दो कंसोनेट H2SO4 के प्रेजेंस में, या हाइड्रोकार्बन में पढ़ने के लिए मिलेगा ये टॉपिक बहुत भयंकर, वहाँ पर हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो C6H5NO2 + H2 नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। ये सब के सब रिएक्शन हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आप लोग इसको अच्छे से समझना। इसी तरह से देखा जाए एडिशन रिएक्शन, नाम से ही क्लियर है। जैसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा है, वैसे ऑर्गेनिक में एडिशन वर्ड आ जाएगा। रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट having all the atoms of the combining unit are called addition reaction। मतलब जितनी यूनिट आपस में कंबाइंड हो रही हैं सब उस सिंगल यूनिट में अवेलेबल रहेंगी। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br2, अब ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होंगी और वहाँ पर आपका एक एक ब्रोमीन आकर के सेट हो जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन होगा। इसमें एडिशन हो रहा है, ब्रोमीन इस इथीन पर देखो कम्प्लीटली ऐड होकर के सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। ऐसे देखा जाए ये CH3CHO इथेनॉल है, HCN को अगर आप ऐड कराओगे यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डेवलप होगा, O-H+ और HCN में H+ CN- प्लस के साथ और H+ के साथ, तो हमारा ये प्रोडक्ट आ जाएगा जो एल्डिहाइड के थ्रू बना हुआ है। तो ये दोनों आपस में मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसलिए इनको हम एडिशन रिएक्शन का नाम देंगे। इसी तरह से एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। अब एलिमिनेशन रिएक्शन को थोड़ा बहुत हम डिकम्पोजिशन से मैच करा सकते हैं, जहाँ पर ब्रेकिंग होती है और एक सिंगल यूनिट से कई प्रोडक्ट बनते हैं, तो उससे हम मैच करा सकते हैं इसको एलिमिनेशन रिएक्शन को। द रिएक्शंस इन विच 2 एटम्स और ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे देखो CH3CH2Br, एल्कोहलिक के OH के साथ अगर इसको हीट कर दें, इसमें से Br और HBr बना देंगे और ये हमारा जो ब्रोमो इथेन है ये इथीन में चेंज हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर कंपाउंड सेचुरेटेड है, यहाँ अनसेचुरेटेड बन जाएगा। तो एलिमिनेशन से हमेशा कंपाउंड देखा जाए अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड या लेस अनसेचुरेटेड से मोर अनसेचुरेटेड बन सकता है। इथेनॉल है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर दो, एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा और ये देखा जाए इथीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो आप मान सकते एडिशन में अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड बन रहा है और यहाँ पर सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड या लेस अनसेचुरेटेड मोर अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट होगा एलिमिनेशन रिएक्शन में, मतलब कुछ न कुछ स्पीसीज एलिमिनेट होगी। और 4th नंबर पर आइए रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ये अपने लिए नया है, मतलब ये इसका रिलेशन आप इनऑर्गेनिक वाले पार्ट से नहीं कर सकते, सिंपल है। इसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर केवल एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का एक्सचेंज होगा उसी सेम मॉलिक्यूल के अंदर,
और नया प्रोडक्ट बनेगा। न तो कोई बाहर से एक्स्ट्रा पार्ट इसमें आएगा, न तो इसमें से कोई पार्ट बाहर जाएगा। These reactions involve the migration of atoms or group of atoms to another position within the molecule। एक ही मॉलिक्यूल में किसी दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएंगे अंडर सुटेबल कंडीशंस। जैसे तुम्हारे सामने CH3 CH2 CH2 CH3 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ अगर आप इसको हीट कर देंगे तो हमारा जो नॉर्मल ब्यूटेन है ये देखो आइसोब्यूटेन में चेंज हो जाएगा। एक CH3 देखो कार्बन नंबर 2 पे आके सेट हो गया। तो इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन का नाम देंगे। कार्बन हाइड्रोजन का नंबर जितना है उतना यहाँ पर भी है, बस रीअरेंज हो करके हमारा अगला प्रोडक्ट बन गया। ये रिएक्शन आपको पहले से ही पता है। यूरिया का जो फार्मेशन बोलर ने लैब में किया था अमोनियम साइनेट को हीट करके। तो NH4CNO, ये NH4+CNO- यहाँ पर ये अरेंजमेंट है, और हीट कर देंगे तो रीअरेंज हो करके NH2CONH2 यूरिया का फार्मेशन कर देगा। अब अपना ये पूरा चैप्टर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ये कंप्लीट हुआ इस साल के हिसाब से। अभी आगे देखा जाए प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये 3 पॉइंट इस साल सिलेबस से डिलीट हैं, इसलिए अभी हम इस पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। आगे अगर अपने को टाइम मिलता है तो इसका वीडियो मैं ज़रूर बना करके आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा। अभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। अब इसके आगे जो अगला वीडियो मेरा बनेगा वो हाइड्रोकार्बन्स का बनेगा, जो कि अपने 11th क्लास का लास्ट चैप्टर होगा। थैंक यू।